वर्तमान समय में मैं बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह में प्रवक्ता हूँ और पूर्व में जिला महासचिव रहा हूँ कांग्रेस का। और साहित्यिक रुचि रुझान है हमारा और इसी घोसी में हम पले बड़े हैं। पैतृक गांव तो हमारा आजमगढ़ में पड़ता है, लेकिन यहाँ हम लोग की कर्मभूमि रही है और यही सर्वोदय इंटर कॉलेज जो विनोबा भावे के सपनों का एक विद्यालय है, उसी विद्यालय से हमने अपनी आरंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने बीएड और एलएलबी की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये नौकरी लग गई आयोग से। तो इसके बाद फिर हम यहीं पर जो एक सोच है हमारी एक बेहतर समाज बनाने की, वो एक तड़प, एक बेचैनी जो एक हर इंसान के अंदर कम से कम होनी चाहिए, उसी तड़प के तहत जो भी संभव होता है मैं करने का प्रयास करता रहता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि घर की चहारदीवारी के अंदर आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन चाहे जितना बेहतर हो, लेकिन बाहर अगर आपका बेहतर समाज नहीं है, आस पड़ोस बेहतर नहीं है, तो आपका व्यक्तिगत जीवन कितना भी बढ़िया हो वो बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं रह सकता। इसलिए बेहतर जीवन हो आपका, बेहतर पारिवारिक जीवन हो, इसके लिए जरूरी है कि बेहतर समाज भी, बेहतर आस पड़ोस भी हो। और इसी सोच के तहत तमाम हम काम करते रहते हैं। तो साहित्यिक, सांस्कृतिक और रंगमंची गतिविधियों से हमारा रुचि रुझान रहा है इलाहाबाद पढ़ने के नाते। और आपको यकीन बताऊँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस घोसी जैसे कस्बे में जब आया तो यहाँ रंगमंच की छोटी छोटी टीमें हुआ करती थी और रंगकर्म की बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं। आप देखेंगे एक सांस्कृतिक पलायन का शिकार है पूर्वांचल। पूर्वांचल में तमाम प्रतिभाएं हैं। गंगा के बेटा राही मासूम रजा से लेकर के कैफी आजमी साहब से लेकर के राहुल शंकर चैन से लेकर के तमाम एक साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहरें यहाँ पर रही हैं। तो मैं इस चीज़ को महसूस किया कि जो कुछ करना है अपनी माटी पे किया जाए। और इसी नाते अपने दौर के मैक्सिमम गोरकी कहे जाने वाले और जो गांव का दर्द अपने साहित्य में उकेरने का प्रयास किया मुंशी प्रेमचंद ने, आपको यकीन नहीं होगा, एक बैसवाड़ा गाँव है यहाँ पर। और बैसवाड़ा गाँव दूसरे तरह के चरित्र का माना जाता है। उस गाँव में मैंने कफन का भोजपुरी में अनुवाद करा करके उस पर मंचन कराया और उसके गवाह थे बिस्मिल्लाह साहब, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो आए थे। उन्होंने उनका लेक्चर भी था हिंदी और उर्दू को लेकर के, और उसी बीच हमने इस रंगमंच का कार्यक्रम भी दिखाया। तो तमाम इस तरह का कि घोसी का, देखिए एक चीज़ तो बता दें, घोसी का जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, सामाजिक परिवेश है, वो बड़ा विषाक्त नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो आपसदारी है बड़ी खूबसूरत है यहाँ। और कुछ लोग जरूर प्रयास करने का कोशिश करते हैं अपने वोट की लालच में, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बौद्धिक तबका है जो हम लोगों की लगातार सक्रियता से वो ताकतें यहाँ पर हरकत नहीं कर पाती। तो कम से कम हमारा ये प्रयास रहता है कि उसी उस तरह की चीज़ों से बचा रहे। और मैं ये मानता हूँ कि कुपोषण दो तरह का होता है, एक शारीरिक कुपोषण होता है, एक मानसिक कुपोषण होता है। तो शारीरिक कुपोषण से तो एक व्यक्ति मरता है, एक व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता है, उसका पैर कमजोर होगा, उसका हाथ कमजोर होगा। लेकिन जब समाज सांस्कृतिक कुपोषण का शिकार हो जाता है तो समाज आवारा और बदचलन हो जाता है। इस नाते हम समझते हैं कि सांस्कृतिक पोषण जरूरी है समाज का। शारीरिक पोषण के साथ साथ उसको कार्बोहाइड्रेट मिले, विटामिन मिले, वसा मिले, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि स्वस्थ साहित्यिक, सांस्कृतिक, रंगमंची गतिविधियाँ उस समाज में होनी चाहिए, उस नगर कस्बे गांव में। अगर ये नहीं होंगी तो समाज जो है सांस्कृतिक कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे पूरा पूर्वांचल सांस्कृतिक पिछड़ेपन का शिकार है, अश्लीलता सिर चढ़ करके बोल रही है। जो हमारी साहित्यिक धरोहर थी, उस साहित्यिक धरोहर के विपरीत आज पूर्वांचल जो बोली, जो भाषा मिठास के लिए जानी जाती थी, प्यार मोहब्बत के लिए जानी जाती थी, वह बोली और भाषा आज अश्लीलता का पर्याय बन गई है। तो एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी, मैं समझता हूँ इस बात को, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी में साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ। ये बात सही है कि भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में बहुत सारे भक्ति आंदोलन के संत निकले, कबीर निकले और तमाम लोग सूफी संत निकले, जिन्होंने उत्तर भारत को अपना हलचल का केंद्र बनाया। लेकिन 19वीं शताब्दी में जिस तरह का साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या दक्षिण भारत में हुआ, वह उत्तर भारत में नहीं हुआ। और उसी का कारण रहा कि सांस्कृतिक आंदोलन न होने के कारण
यहाँ एक सांस्कृतिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, रहन सहन में, बोल चाल में, तमाम चीज़ों में। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर समृद्ध सांस्कृतिक आंदोलन हुए हैं वहाँ पे लोगों की सोच वैज्ञानिक होगी, तार्किक होगी, बौद्धिक होगी और विवेकपूर्ण होगी। और इसी नाते आप देखेंगे क्या क्या वजह है। मैं तो इस दर्द को महसूस करता हूँ, इस बात को गहराई से, कि क्या बात है कि नोबेल पुरस्कार केवल बंगाल के लोगों को मिलते हैं, दक्षिण के भारत के लोगों को मिलते हैं। उत्तर भारत जो ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र रहा एक दौर में, आप ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी को उठा करके देखें तो महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि में रही। ज्ञान का उतना बड़ा विवेकी आदमी जिसने करुणा, सत्य, अहिंसा को संदेश दिया, और पंचशील के सिद्धांत तो महात्मा बुद्ध ने अपने इसी सारनाथ में दिया था। यही सारनाथ यहाँ से 130-140 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। महात्मा बुद्ध ने वहीं पर पहला उपदेश अपना दिया था। तो इस धरती का इतना बड़ा ज्ञानी यहाँ पर उपदेश दिया। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर, 63 शलाघा पुरुष, कर्मक्षेत्र रहा। लेकिन आज़ादी के बाद हम तरस रहे हैं कि कम से कम एक जो है नोबेल पुरस्कार उत्तर भारत के लोगों को मिला, बंगाल के लोगों को मिला। अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखिए या विज्ञान का क्षेत्र देखिए, कला, साहित्य, संस्कृति का क्षेत्र देखिए, तो दक्षिण भारत और बंगाल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूर्वांचल और उत्तर भारत में एक साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन की बड़ी गहरी आवश्यकता, और इसी की पृष्ठभूमि पर जब राजनीति होगी तो वह जनता के पक्ष में होगी, वह जनहितकारी होगी, लोगों के पक्ष में होगी, लोगों के बेहतर जीवन को ख्याल में रखते हुए राजनीति होगी। अभी यहाँ पर जो चीज़ें राजशाही परंपराएं हैं इसी नाते यहाँ पर जिंदा है। सामंती जकड़न का अभी भी उत्तर भारत शिकार है। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार सिंह जी को, और आपकी बातों ने, आपके शब्दों ने, आपके मुद्दों ने यह बात एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि आप इस पूर्वीय संस्कृति, जिसको हम कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश कहें, पूरब कहें, आप उसके एक प्रवक्ता के रूप में मुझे मिले, दिखे। अच्छा लगा कि आपने उन सारे बिंदुओं को टच किया। अपनी छोटी सी वार्ता में यह संकेत दे दिया है कि आपकी क्या पीड़ा है, क्या आपकी अंतर की आवाज़ है, उसको आपने प्रकट किया है। जिस सांस्कृतिक, मानसिक और साहित्यिक धारा पर आपने चर्चा किया है वह वास्तव में उसको पुनर्जीवित होने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज आपकी चिंता उभर करके आ रही है। तमाम ऐसे विचारकों, चिंतकों के लिए यह बात एक उनके लिए एक पाथेय बनेगी कि हम आगे बढ़ें और हमें कुछ करना होगा। और मुझे यह भी खुशी हो रही है कि आप जिस गांव से जुड़े हैं उस गांव का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आगे उस पर भी चर्चा होगी। मुझे अभी एक बात ध्यान में आ रही है, आप इसे स्वतंत्र रूप से हमारे दर्शकों के लिए जो बताना चाहें, लेकिन अपनी बातचीत में आप यहाँ से इसी क्षेत्र से रहने वाले और राजनीति से जुड़े हुए एक राष्ट्रीय नाम, जिनको हम अतुल कुमार अंजान के रूप में जानते हैं, जब भी वह कभी टीवी पर कहीं भी मिलते हैं तो सुनने की इच्छा हर चिंतनशील, तर्कशील, तार्किक, वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति के लिए वो एक आदर्श के रूप में दिखाई देते हैं। और आपके साथ मुझे मालूम है कि उनका बैठना, मिलना, बातचीत होती है। उनके बारे में भी आज आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि क्या खूबी है, क्या खासियत है। देखिए, माननीय अतुल कुमार अंजान जी छात्र नेता रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के वो लगातार 5-6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, और उनकी छात्र राजनीति से भी हम लोग प्रभावित रहे। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम उनसे, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। क्योंकि मैं इस बात को यकीन करता हूँ, इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जो राजनीति की परिपाटी और परंपरा है उसमें जो बौद्धिक चेतना के लोग हैं, जो ईमानदार चरित्र के लोग हैं, और किसी भी दल का हो, मैं ये समझता हूँ कि एक न्यूनतम राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए एक जो चरित्र होना चाहिए वो चरित्र है कि नहीं। और एक नेता का मतलब, ये बात सही है कि नेता का मतलब सड़क बनवाना है, नेता का मतलब अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनवाना है, लेकिन मेरी जो समझदारी है, मैं ये समझता हूँ कि नेता की व्यक्तित्व और उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसको देख करके हमारे अंदर उत्कंठा जगे कि वैसा मुझे बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि अतुल कुमार अंजान के व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनकी ईमानदारी में, कि किसी भी दल में हो चाहे, लेकिन जो उनका एक न्यूनतम चरित्र है वो भारतीय राजनीति में आज भी बनाए हुए हैं। और यही देख करके लगता है कि अतुल कुमार अंजान जब बोलते हैं, आंकड़ों के साथ बोलते हैं, सैद्धांतिक बातें बोलते हैं, हर विचारधारा पर अपने अडिग रहते हैं। तो इस तरह के लोग, जो इस तरह के चरित्र के लोग हैं, और इसी तरह के चरित्र की डिमांड की जाती है। एक नौजवान के अंदर यही तमन्ना होती है, जैसे हम लोग सोचते थे कि विवेकानंद बनना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए,
तो आज के दौर में जब हम खंगालते हैं पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को, तो मुझे लगता है कि अतुल कुमार अंजान इस तरह के व्यक्तित्व के चरित्र के हैं कि उनको देखा जाए तो अगर एक समझदार राजनीतिज्ञ है, ईमानदार राजनीतिज्ञ है, तो जरूर उसके अंदर उत्कंठा होगी कि मुझे भी अतुल कुमार अंजान जैसा बनना चाहिए। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि अतुल कुमार अंजान जब भी आते हैं तो मेरे यहाँ जरूर आते हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, हम तो समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और ये घोसी का सौभाग्य है कि घोसी में वो आते हैं और जिस तरह से अपनी विषयों को बेबाक तरीके से रखते हैं, बड़ी बहादुरी से रखते हैं, कोई कल छपट नहीं रखते हैं, तो उस तरह के व्यक्तित्व का यहाँ पर आना मेरे लिए खुद ही बड़ा गौरवशाली होता है। और एक दूसरे से सीखने समझने की, ये घोसी की एक चीज़ और बताते हैं, दूसरे से सीखने समझने की हमारी आदत होनी चाहिए। और सहकार, समन्वय, साहचर्य, सहिष्णुता ये हमारी भारतीय राजनीति का अनिवार्य अंग होना चाहिए। हमें असहिष्णु किसी से नहीं होना चाहिए। कोई वैचारिक रूप से हमसे अलग है, लेकिन अगर वो गुणवान है, चरित्रवान है और ईमान, जिस भारतीय राजनीति के लिए जो आवश्यक चरित्र चाहिए वो चरित्र अगर वो रखता है, तो निश्चित रूप से उसको संसद में पहुंचना चाहिए। और इस नाते पहुंचना चाहिए कि मैं लोकतंत्र का, चूँकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो राजनीति विज्ञान से जो मैंने ये सीखा है कि जो अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने ये कहा था कि एक दिमाग से आप चाहे जितना भी विद्वान हो, लेकिन आप सारी चीज़ों को संपूर्णता से विश्लेषित नहीं कर सकते। उसके लिए 10 बौद्धिक दिमाग होने चाहिए। जितने अधिक दिमाग होंगे उतने अच्छा होगा। और उनमें जब गहरी बहस होती है तब जाकर के अच्छी नीतियाँ बनती हैं। जो संसदीय जनतंत्र है, संसदीय जनतंत्र का मतलब ये है कि जो 545 सांसद हैं हमारे, वन मैन पॉलिटिक्स चल रही है। एक चीज़ पर और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के करिश्मे से 544 लोग जीतते हैं। एक व्यक्ति के ये करिश्मा की जो राजनीति है, ये देश के लिए खतरनाक है। एक व्यक्ति के करिश्मा के आधार पर, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे राजनीतिक क्षमता रखता हो या न रखता हो, लेकिन उस लहर पर सवार होकर के जीत जाते हैं लोग। और जो प्रतिभाशाली दूसरे दल के हैं, दूसरे विचारधारा के लोग हैं, तो वो हार जाते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है लोकतंत्र पर समझदारी होने के नाते कि 543 अगर मेधाएँ पहुँचेगी, 543 में से अच्छे अच्छे लोग पहुँचेंगे, चरित्रवान पहुँचेंगे और विद्वान लोग पहुँचेंगे, तो अच्छी बहस होगी। और अच्छी बहस होगी तभी जाकर के देश के लिए अच्छी नीतियाँ बन पाएंगी। संसदीय अभी आप सुन रहे थे, प्रसंग बस चर्चा आई अतुल कुमार अंजान की, तो आपकी बातचीत से जो बात निकल करके आई उसमें हम कह सकते हैं कि वह भारतीय जनपक्ष के एक प्रखर प्रवक्ता हैं और उनकी बात अपने आप में पूरे देश के जनपक्ष को प्रकट करती है, उसका प्रकटीकरण करती है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपके बारे में भी जो लोगों की राय है वो उसी तरह की है कि आप एक शिक्षक की भूमिका को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे 12 महीने और पूरा समय आपका प्रतिबद्ध है लोगों के लिए, समाज के लिए। तो आज आपकी बात हम आपसे करा रहे हैं और मैं आपको, दर्शकों को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही मैं अतुल कुमार अंजान जी से भी आपकी बात कराऊंगा। वो उस दिन का इंतजार कीजिए, कब वो दिन आता है। मैं आगे आपसे चाहूँगा कि आप कुछ, मैं 2-3 एक शिक्षक की हैसियत से भी जी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ विद्यालय की चहारदीवारी के अंदर नहीं है। जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, वो शिक्षक पूरे समाज को शिक्षा देता था। जहाँ भी अवसर मिले वहाँ भी शिक्षा देने का प्रयास करता था। सिर्फ विद्यालय की चौहद्दी के अंदर शिक्षा देना मैं नहीं समझता कि